नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि कुछ वीडियोज़ भारतीय संस्कृति और हमारे असली इतिहास पर मैंने बनाए, तो उसके बाद आप लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया, बड़ा पसंद किया है और इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं और गहन शोध के लिए जाऊँ और विश्वास करिए कि मैं आपके सामने क्या रख पाऊँगा, नहीं रख पाऊँगा ये तो अलग बात है, लेकिन जो मुझे जानने को मिल रहा है और जानने को मिला है, वो चौंकाने वाला है। यहाँ तक कि साइंस शब्द की व्युत्पत्ति भी सांख्य शब्द से हुई है। कोई भी भाषा का जानकार आपको बता देगा। निश्चित तौर पर संस्कृत सबसे पुरातन भाषा है। जी हाँ, ये भाषाविद आपको बता देंगे। इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है भाषा को जानना। उस समय की भाषा शैली क्या थी, किस तरह के अभिलेख मिलते हैं, क्या-क्या लिखा गया था, उनके आधार पर इतिहास का आकलन किया जाता है, ये भी एक तरीका होता है। सिर्फ इतिहास मिट्टी खोदने से नहीं मिलता है या खंडहर ढूँढने से नहीं मिलता है, पुरानी धातुएँ खोजने से नहीं मिलता, वो भी मिलते हैं हड़प्पा कालीन, जैसा मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि बाट मिलते हैं बाकायदा। किस तरह से माप होते थे, किस तरह की सड़कें बनती थीं, किस तरीके से ज्योमेट्री जो आज वर्तमान हमारे यहाँ ज्यामिति ये बोलते हैं उसको ज्योमेट्री। और देखिए ज्यामिति शब्द बहुत पहले का है, ज्योमेट्री बाद में आया है। कभी सोचा है इस विषय में? तो ज्यामितीय जो हमारे यहाँ थी उसका प्रायोगिक इस्तेमाल यानी कि हाँ, हमारे शहरों के निर्माण में, हमारे भवनों के निर्माण में, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ सांख्य शब्द की। सांख्य शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। वेदांत दर्शन में सांख्य दर्शन आपने सुना होगा। खास तौर पर श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अगर आप गीता को पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो लगता नहीं और निश्चित तौर पर आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आप पढ़ते होंगे, तो ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात होती है। सांख्य योग की बात होती है, सांख्य दर्शन की बात होती है। इस सांख्य शब्द को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल सांख्य का अर्थ ही है कार्य जगत का ज्ञान और विज्ञान को श्री कृष्ण विशेष ज्ञान के तौर पर कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ये कोई सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं है या ईश्वर का अपने भक्त से संवाद मात्र नहीं है। विज्ञान की एक वृहद परंपरा का नमूना है जो बता रहा है कि उपनिषद जहाँ से निकले हैं, वेदांग जहाँ से निकले हैं, उस वेदांत में, उन वेदों में क्या कुछ लिखा हुआ है। सांख्य शब्द की से विज्ञान की या साइंस जो आधुनिक है, दरअसल लैटिन का शब्द है साइंशिया, जिससे साइंस शब्द निकला है। ये तो सभी जानते हैं, ये साइंस शब्द की व्युत्पत्ति, ये साइंशिया शब्द भी जो है, ये सांख्य शब्द से जो कि संस्कृत में इस्तेमाल होता था उससे निकला गया। विज्ञान और विज्ञान, ये गुरुदत्त साहब ने किताब लिखी थी, बहुत ही बढ़िया विचारक हैं। देखिए मैं ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे इस प्राचीन ज्ञान विज्ञान, हमारी इस संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग किया है एकेडमिक तौर पर। सिर्फ चिल्लाते नहीं रहे संस्कृति संस्कृति संस्कृति, और संस्कृति समझते भी नहीं चिल्लाने वाले। असली चीज है कि आपकी धरोहर क्या है, आपके यहाँ किस तरह के ज्ञान विज्ञान का इस्तेमाल होता था, क्या उस ज्ञान विज्ञान का इस्तेमाल आज भी उसी तरह से नहीं होना चाहिए? क्या परिपाटी थी जिसकी वजह से उस तरह के मस्तिष्क इस भारत धरा पर विकसित होते थे और आज क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं? वर्तमान साइंस बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है, साइंस को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। कैसे, उस पर थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल हमारा सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य शब्द से साइंस बना है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। कोई भी भाषाविद से पूछिएगा कौन सी भाषा पुरानी है, और अगर संस्कृत भाषा में ये शब्द बहुत पहले आते थे तो फिर इससे मिलते जुलते शब्द दूसरी भाषाओं में, जैसे मैंने कहा ज्यामितीय का या थ्री क्यों आपको देखने को मिलता है? कभी सोचा है आपने? त्रि शब्द तीन के लिए इस्तेमाल होता है और संस्कृत में तो बहुत पहले से होता है। कौन सी भाषा पुरानी है, ये किसी से भी जाना जा सकता है। और भाषा के प्रभाव हम देखते हैं कि दुनिया के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा में लगातार आदान प्रदान चलता रहता है, आज भी होता है। आज भी हमारी जो भाषा है वो विशुद्ध हिंदी नहीं है, उसमें कभी कुछ ठेठ शब्द हैं, कुछ उर्दू के शब्द हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको स्वीकार कर लिया गया। इसी तरह से भाषा परिवर्तन होता जाता है, लेकिन साहित्यिक भाषा और एकेडमिक भाषा हमेशा एक जैसी रहती है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। साथ ही साथ जब संस्कृत की बात होती है तो वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक भाषा है, वो तो मात्राओं की गिनती के साथ चलने वाली है, इसलिए उसके साथ छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। या तो संस्कृत का अज्ञानी छेड़छाड़ करेगा या संस्कृत का कोई ज्ञानी होगा तो उसमें सुधार भी कर देगा। तो कुल मिला के
जो भाषाविद हैं, भाषा के जानकार हैं, वो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन मैं गुरुदत्त साहब ने कुछ बातें लिखी हैं, वो आपको ज़रूर उनकी जो पुस्तक है विज्ञान और विज्ञान, उसकी भूमिका में जो उन्होंने बातें लिखी हैं, वो आपको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। और जैसा मैंने शुरुआत में आपका धन्यवाद किया कि यही वजह है कि अभी कई पुस्तकें मैंने मंगवाई हैं, लगातार मैं उनका अध्ययन कर रहा हूँ। कई सहयोगी हैं, जैसे हमारे एक मित्र हैं सारंग उपाध्याय, सारंग, उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दी, कुछ किताबों के बारे में, वो भी काफ़ी पढ़ते हैं, तो उनका भी धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों को कोई ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं या किसी चीज़ के बारे में और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। तो गुरुदत्त साहब जो कहते हैं उसको मैं, क्योंकि थोड़ा सा भाषा जो है वो उनकी ज़रा बिल्कुल हिंदी ऐसी हो जाएगी कि समझना मुश्किल होगा, तो मैं आपको थोड़ा संक्षेप में समझाता हूँ। वो ये बताते हैं कि जो वर्तमान विज्ञान है वो महान कार्य कर रहा है। एक तरफ गैलेक्टिक नेबुलाए हैं, तो एक मतलब कि बड़ी बड़ी दूरबीनें जिससे आप अंतरिक्ष में दूर तक देख पा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो शूद्रबीनें या जिसको आप टेलीस्कोप कहते हैं, उनसे आप वायरस, बैक्टीरिया और छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में विज्ञान के सामने चुनौती क्या है? विज्ञान के सामने भाग्य की विडंबना है कि वर्तमान विज्ञान अरस्तु के काल से बहुत उन्नत हो जाने पर भी अभी तक कार्य जगत के मूल में शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं पा सका है। अरस्तु के पद चिन्हों पर चलता हुआ वर्तमान विज्ञान वृक्ष, पक्षी, प्राणी, नदी, नाले और पहाड़, सागर तथा सूर्य, चंद्र से अपनी खोज आरंभ करता है और सत्य की ओर जा रहा है। इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न किसी प्रकार भारतीय वैज्ञानिक उस मूल सत्य को देख पाया है और उससे पग पग पर निरीक्षण करता हुआ कार्य जगत की ओर अग्रसर हुआ है। यहाँ सिर्फ जानना नहीं है, जैसे इन्होंने एक जगह लिखा है कि ये भी विज्ञान मत कह दीजिए कि रेगिस्तान में बैठ गए और रेत के कण गिनना शुरू कर दिए। क्या करना है? कार्य जगत को जानना है ना। आपकी जिज्ञासा क्या है? मूल तत्व को जानने की जिज्ञासा है ना। अब मूल तत्व की तरफ जब बढ़ते हैं तो जैसे कि अभी आपको पता है हिग्स बोसोन, इसके ऊपर में अलग से गॉड पार्टिकल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब गॉड पार्टिकल तो कहा गया और नोबेल प्राइज विनर ने कहा, लेकिन इसको फिजिसिस्ट स्वीकार नहीं करते। देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या? कि हमें कोई नाम स्वीकार नहीं करना है। गॉड शब्द से आपत्ति हो गई फिजिसिस्टों को, कितनी बड़ी मूर्खता है। खैर ये तो एक विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये जो गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन जिसको बोलते हैं, इसके बारे में कभी आपकी दिलचस्पी विज्ञान में हो तो स्टडी करने के लिए जाइएगा कि आप अणु को भी तोड़ दें, परमाणु को भी तोड़ दें, इलेक्ट्रॉन को भी, सब कुछ टूटने के बाद में अंत में क्या बचता है? तो प्रकाश और ऊर्जा, ऐसी बात कही जा रही है, जबकि गुरुदत्त साहब इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना है कि वेदांत दर्शन ने बहुत पहले आत्म तत्व की बात की है। हम ये आत्म तत्व कहते हैं, तो अब आत्म तत्व जो है वो तो वर्तमान विज्ञान की पहुंच से बाहर है। ऐसी तो कोई दूरबीन नहीं है जो आत्म तत्व को देख लेगी। और इसी तरह से सृष्टि में उस असीम शक्ति को, परमात्म शक्ति को, उस ऊर्जा को, उसकी बात वेदांत दर्शन करते हैं। अब उसको देखने जाओ, ढूंढने जाओ या उसका इस्तेमाल करो। हमारे एक वही इंटरनेट वैज्ञानिक टाइप के दोस्त हैं, तो टेलीविजन शोज में हमारे साथ बैठा करते थे। तो एक ये बातचीत का अंत करता हूँ एक छोटे से उदाहरण के साथ। उन्होंने कहा कि भाई आप क्या पुरातन विज्ञान करते रहते? तो मैंने उनसे एक छोटी सी बात कही। मैंने कहा ये बताएं, तुलसी का पौधा क्या ये आधुनिक विज्ञान की देन है, तो प्रकृति की देन है? बोले हाँ, निश्चित तौर पर है। मैंने कहा तुलसी में क्या गुणधर्म होते हैं जिसकी वजह से वो खांसी को ठीक करती है, बुखार को ठीक करती है? ये आधुनिक विज्ञान ने पता लगा दिया। अब तो सिरप मिलते हैं, ड्रॉप्स मिलते हैं। निश्चित तौर पर पता लग गया। बोले हाँ, पता लग गया। मैंने कहा क्या जब वर्तमान विज्ञान को ये नहीं पता था कि इसके अंदर क्या तत्व होते हैं, उसके असर में कोई फर्क था? उसका असर तो वही था जैसा तुलसी का कभी भी होता। वो मानव शरीर पर तो वही असर करेगा, विज्ञान पता लगा ले या ना लगा ले। वेदांत दर्शन ने यही काम किया कि आपने कार्य जगत में आपने उस ईश्वर की प्राप्ति, उस तत्व की प्राप्ति स्वयं के भीतर करने के ऊपर काम किया। और आज भी होता है, आज भी सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन यही है। इसीलिए भारतीय विज्ञान उससे आगे दिखाई पड़ता है जो वर्तमान विज्ञान खोज कर रहा है। नहीं तो रेगिस्तान में कणों की खोज करते रहिए। देखिए, जिंदगी को बेहतर बनाना, सहूलियत से भरा हुआ बनाना, ये अच्छी चीजें, कुछ अच्छे प्रयास है। लेकिन जहां पर टकराहट की बात है और खारिज करने की बात है, तो ये समझना होगा कि वर्तमान विज्ञान से कई आगे है हमारा पुरातन विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्नेह के लिए। इसी तरह आप जानकारियां देते रहें, इसी तरह आप एनकरेज करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें। मैं कुछ और चीजें आपके लिए लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है
इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।